हेलो एवरीवन। चलिए कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9 साइंस और इसकी डेट है 7 अगस्त 2020। बच्चों, इस चैप्टर में परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वर्कशीट्स हम कर चुके हैं। तो आज की वर्कशीट में भी हम कर रहे हैं परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि परमाणु तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं और एक तत्व का सबसे छोटा कण है ये। तो परमाणु का भी कोई द्रव्यमान हो सकता है? आपकी तरह ही आज दीदी भी थोड़ी जिज्ञासु हैं और वो पूछ रही हैं, ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण हैं, तो क्या इनका अपना भी कोई द्रव्यमान होता है या नहीं? अगर होता है तो हम किस तरह व्यक्त करते हैं और किस तरह लिखेंगे इसे? जैसे कि हम कोई भी सामान लेने जाते हैं ना घर से बाहर, तो हम क्या लेते हैं? जैसे 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, तो हमें उसका पता है कि हमें उसको किस यूनिट में मापना है, यानी कि वो क्या होगा, 1 किलो होगा। कुछ छोटी चीज़ें होती है तो हम उसको ग्राम्स में लेते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती है तो मिलीग्राम्स में लेते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, तो वो तो काफ़ी बड़ी हैं परमाणु से। तो परमाणु तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनके लिए ऐसी कौन सी यूनिट है जिसका इस्तेमाल किया जाए कि परमाणु का द्रव्यमान इतना है? चलिए जानते हैं। ज्ञान कहता है, हाँ दीदी, जॉन डाल्टन ने कहा था, जो हमारे वैज्ञानिक जिनके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में किया था, और उन्होंने बताया कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्हें निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की थी। उन्होंने जो निश्चित अनुपात का नियम था उसके अनुसार, जो हमने किया था ना स्थिर अनुपात का नियम, की जो लेफ्ट साइड में अभिकारक होते हैं उनको ऐड करने के बाद, उनका रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो ये स्थिर अनुपात का नियम था। ठीक है, तो इसके द्वारा उन्होंने द्रव्यमान की गणना भी की थी और बताया था कि परमाणु का द्रव्यमान कितना हो सकता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके लिए यूनिट भी बहुत छोटी वाली होती है, और उसको क्या होती है वो यूनिट, कि परमाणु द्रव्यमान को यू, ये जो लिखा है ना स्मॉल यू, इससे यानी कि यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। पहले इसको यूज़ किया जाता था AMU, ठीक है, लेकिन अब इसको सिर्फ क्या यूज़ किया जाता है, यू, और इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान है। एक यूनिफाइड द्रव्यमान में कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद करनी है। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन से ही क्यों कंपैरिजन किया गया है। तो कार्बन जो है ना, जैसे हम लेते हैं, हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो जो जिससे हम सामान ले रहे हैं वो शॉपकीपर क्या करते हैं कि एक तरफ एक स्टैंडर्ड वेट रख देते हैं। जैसे उनके पास होता है 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का जो बाट होता है वो उसको एक तरफ रख लेते हैं, और दूसरी तरफ जो आपको सामान लेना होता है उसको वो तोलते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है ना, उसको हमने लिया है यहाँ पे कार्बन को। तो कार्बन क्यों लिया? क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, ये हर जगह जो है आसानी से मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम कार्बन को यूज़ कर रहे हैं। कार्बन एक समझाने के लिए आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो, यदि हम तरबूज को एक कार्बन परमाणु मान लें, ठीक है, पूरे तरबूज को हम एक कार्बन परमाणु मान लें, जैसा मान लें, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना कि C12 समस्थानिक, तो C12 समस्थानिक क्यों लिखा है? क्योंकि जो कार्बन है वो एक C14 भी होता है इसका, उसके रूप में भी पाया जाता है, लेकिन C12 को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा मिलता है। तो इसकी अगर 12 फाके कर लें, हमने एक तरबूज की क्या कर ली, 12 फाके कर ली, तो इसमें बराबर, ठीक है, ये बराबर फाके कर ली हमने 12, तो जो इसकी एक फाक होगी, तरबूज की ये जो एक फाक होगी, बराबर 12 फाकों में से वो कार्बन का कितना होगा, 1 यूनिट द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जो पूरा 12 यूनिट परमाणु का द्रव्यमान है वो यानी कि अगर हम लेते हैं 12 फाके, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, 12 यूनिट द्रव्यमान शो कर रहा है कार्बन परमाणु का। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक फाक, हमने सपोज हाइड्रोजन की एक फाक बना ली, सपोज करिए, क्योंकि हम फाक नहीं बना सकते हाइड्रोजन की। ओके,
तो हाइड्रोजन की हमने एक फाक ली तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो भी एक यूनिट माना जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे ही अगर हमने 16 फाके ले ली हाइड्रोजन की, 16 फाके ले ली तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका एक परमाणु का एक यूनिट द्रव्यमान होता है। ओके, चलिए दीदी, आपने बताया कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं? अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो तत्व होते हैं ये बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि अभिक्रियाशील होते हैं और वो अभिक्रियाएं करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो रिएक्शन करेंगे किसी और तत्व के साथ में तो क्या होगा, वो कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा परमाणु है या उनका कैसा रूप रहता है, कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से वो अस्तित्व में रहते हैं? तो दीदी कहती हैं ज्ञान परमाणु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु और आयन बनाते हैं, ठीक है। जो अत्यधिक संख्या में जब संगठित हो जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं बहुत सारे अणु, तो वो पदार्थ बनाते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और हमें दिख जाता है कि ये जो पदार्थ है वो इस अणु से मिलकर बना हुआ है या इस तत्व के परमाणुओं से मिलकर ये अणु बना हुआ है और इसी तरीके से ये पदार्थ बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो परमाणु है इससे क्या क्या चीज़ें बनी। तो परमाणु से अणु बनते हैं और आयन्स भी बनते हैं, ठीक है। आयन बोलते हैं जिनके ऊपर आवेश होता है। तो कण जो होते हैं इनके, यानी कि जो आयन होते हैं वो आवेशित कण होते हैं और उन पे दो तरह के आवेश हो सकते हैं, या तो धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। ये आप पढ़े होंगे कि धन आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे कि NaCl में आप देख रहे हो कि इसमें दो आयन्स बनेंगे, एक तो बनेगा सोडियम का पॉजिटिव आयन, ठीक है, और बनेगा क्लोराइड का नेगेटिव आयन, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन साल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं अणु पर, ठीक है। अणु जो है इसको आप अच्छे से समझ लो। काफ़ी बच्चों को बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि जो परमाणु है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी कि परमाणु और अणु दोनों हैं क्या। तो इन दोनों में सबसे पहले ये बताएं कि परमाणु बड़ा है या अणु बड़ा है। यस, परमाणु जो है ना वो अणु से छोटा होता है और परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। तो परमाणु जो होता है वो सबसे नन्हा कण है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया है, ये इतना बड़ा नहीं होता, वो तो आंखों से नज़र ही नहीं आता है। तो इससे जो अणु बनते हैं ना बच्चों, वो दो तरह के बनते हैं, या तो तत्वों के अणु बनेंगे या फिर यौगिकों के अणु बनेंगे। ये बात आपको याद होगी कि जो तत्व होते हैं वो सिंगल है, एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, एक ही। लेकिन यौगिक में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा तत्व हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के तत्वों से अगर एक ही प्रकार के जो परमाणु है, यानी कि एक ही तत्व के कुछ ज़्यादा एक से या मतलब दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं वो मिलकर जब अभिक्रिया करेंगे तो अणु बनाएंगे। देखिए मैं इसको आपको कलर से समझाती हूँ। मैंने एक अणु लिया, ठीक है, ये किसका है, ऑक्सीजन का, मैंने परमाणु लिया, ठीक है, एटम लिया मैंने एक ऑक्सीजन का, दूसरा भी मैंने ले लिया ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जब मैंने दो परमाणु लिए ऑक्सीजन का, एक और ऑक्सीजन का लिया, तो ये दोनों परमाणु मिलकर एक अणु बनाएंगे, ठीक है, एक अणु बनाएंगे जिसमें ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए होंगे। ये कुछ बंध बना लेते हैं और उनके साथ में एक दूसरे से सटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और क्या बन जाता है फिर, दोनों ऑक्सीजन्स मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, ठीक है। O2 क्या हो गया, आपको दिखाई दे रहा है कि O2 में दो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया होगा जब तो O2 बना है, यानी कि O2 बनाने के लिए दो ऑक्सीजन के परमाणु इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बना रहे हैं, जिसके अंदर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक ही तत्व, यानी कि वो तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के कितने परमाणु यूज़ किए गए हैं, दो। समझ आया बच्चों? ओके, अब हम बात करते हैं कि यौगिकों के अणु कैसे बनेंगे। अगर अभी मैंने लिया एक ही तत्व के दो परमाणु, अगर मैं दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु लेती हूँ और फिर उनकी अभिक्रिया कराती हूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि निश्चित अनुपात होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं H2O की, ठीक है जी, H2O में आपको पता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इनका अनुपात क्या होता है? इनका अनुपात होता है 1:8। समझ आया जी। तो इसी अनुपात में हमेशा इसी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होंगे, तभी वाटर का एक अणु मिलेगा, तभी हमें जल का एक अणु प्राप्त होगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो ले लिए मैंने पिंक कलर से, ठीक है, और ऑक्सीजन का मैंने अणु ले लिया ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये मेरे पास दो परमाणु हो गए, दो तरह के, दो तत्वों के परमाणु हो गए। ठीक है, अब इन सब ने जब रिएक्शन करा, इन सब ने जब रिएक्शन किया तो ये सारे मिल गए और क्या बनेगा फिर? एक, देखिए, यस, ये मेरा हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए और एक हो गया मेरे पास ऑक्सीजन का परमाणु। ये सब एक बंध से जो है एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं और एक अणु बना देते हैं, और उस अणु को हम बोलेंगे कि ये अब बन गया हमारा जल। समझ आया? तो लेकिन जल क्या है? वो कोई तत्व नहीं है, बल्कि वो तो एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि उसके अंदर दो तत्व मिले हुए हैं। समझ आया? ओके, तो चलिए फिर अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो परमाणु हैं वो दो चीज़ें बनाते हैं, आगे अणु बनाते हैं, आयन बनाते हैं, और फिर इन अणुओं से और आयनों से हमें एक पदार्थ मिलता है, और उस पदार्थ का तो द्रव्यमान होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही है, और लेकिन वो द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उसकी यूनिट भी बहुत छोटी रखी गई है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल यू से हम उसको शो करते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान। ओके, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत इजी हैं और उनको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। सारे जितने भी, अगर मैंने हाइड्रोजन लिया या मैंने ऑक्सीजन लिया या मैंने कार्बन लिया, तो उन सभी के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणुओं की बात कर रही हूँ तो इन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो आप ऐसे ही इसका आंसर लिख सकते हो। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई अभी हमने पढ़ा कि ये होती है यू। ठीक है, इसको हम यू से शो करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को यू, यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, और एक यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु जो होते हैं वो अस्तित्व में कैसे रहते हैं? वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते, बल्कि कुछ पदार्थों के रूप में मिलते हैं हमें, जैसे कि वो आपस में अभिक्रिया करके अणु या आयन बना लेते हैं, और अधिक संख्या में जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे पदार्थ, अगर हम छोटे छोटे पदार्थों को ले लें और वो सब इकट्ठे हो जाए तो हमको एक बड़ी सी चीज़ नज़र आएगी। तो इसी तरीके से वो पदार्थ बना लेते हैं बहुत सारे परमाणु मिलकर। तो आप इसमें इस तरीके से डिटेल में लिख सकते हो। आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो हमने पढ़ा कि आयनों पर दो तरह के आवेश होते हैं, या तो धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल देना है तो आप Na+ या Na+ और Cl नेगेटिव बता सकते हो, और ये दोनों आयन्स मिलकर NaCl बना देता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी वर्कशीट्स के लिए। थैंक यू।